नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटर और आप देख रहे हैं दैवमबाद। दैवमबाद की साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं शिक्षाविदों से, समाज सेवियों से और राजनीतिक चेहरों से। और आज इसी कड़ी में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक शिक्षाविद और एक समाज सेवी से, सिराज खान चौहान साहब से, जो वर्तमान समय में एक एनजीओ चलाते हैं, एक सोसाइटी चलाते हैं जिससे लोगों की मदद करने का काम करते हैं। तो चलिए सीधा रुख आपका करता हूं सिराज खान साहब की तरफ। नमस्कार सर। जी शुक्रिया। वर्तमान समय में आपने एक अमन वेलफेयर सोसाइटी नाम से एक एनजीओ चला रहे हैं, एक ट्रस्ट चला रहे हैं, जिसमें आप लगातार पिछले 10 सालों से आप उसमें सचिव रहे। उसके बाद में आज आप वर्तमान समय में भी उसके साथ जुड़े हुए हैं और एक उच्च पद के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पहले तो आपके काम करने का तरीका और अमन वेलफेयर सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। 2013 में हमारे एक साथी है महमूद हसन साहब, उन्होंने कहा कि कुछ चीजें जो हम वक्त के साथ बदलना चाहते हैं वो बदल नहीं रही है। हमारी एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो हम अपनी पूरी मेहनत में कुछ बदलाव की शुरुआत करें। उसी आधार पे 2013 रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो हमारा पहला टारगेट था इंसानियत, उसके बाद एजुकेशन, फिर मेडिकल लाइन। तो उसमें हम लगातार है ना, और उसमें इम्प्रूव करते रहे, काम करते रहे। हमने काफी कैंप्स लगाए हैं। मेन क्या है कि अपनी तालीम तो बढ़ी है जी। देश में शिक्षा माहौल तो बना है, राजस्थान में बना, शहर में बना, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी अल्पसंख्यक और एसएसटी का माहौल है ना, वो तालीम एजुकेशन के लिए थोड़ा कम है। तो हम ये चाहते कि देश का, स्टेट का, गांव का हर बंदा तालीम याफ्ता हो, उसके लिए हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जी। अपन देखें तो वर्तमान समय में आपने कहा कि मुस्लिम समाज और एससी एसटी जो समाज है वो शिक्षा से वंचित रहा है, और ये बात मैं आपकी मानता भी हूं कि लगातार समय से शिक्षा से वंचित रहा है। तो आप जो ये शिक्षा से जो वंचित लोग हैं, इनके लिए क्या आप सिर्फ एससी एसटी और मुस्लिम समाज के लिए ही काम करते हैं? देखिए, इसका दौर है, हम सबके लिए काम करते हैं, लेकिन हमारा विशेष फोकस उन पे रहता है जो जिनमें काबिलियत है, लेकिन वो पैसे के अभाव में या गाइडलाइंस के अभाव में और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। और आप जानते इस बात को कि आप माइनॉरिटी एरियाज में चले जाइए, आपको मिल जाएंगे बच्चों में काबिलियत है, क्वालिटी है, लेकिन वो क्या, उनको कोई दिशा देने वाला नहीं है। और यही हाल एससी का, मैं मानता हूं एससी वक्त के हिसाब से आगे बढ़ी है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी जितनी और समाज बढ़ा है। तो हमारा फोकस उन सब जरूरतमंदों पे है जो एजुकेशन में आगे आना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक या सामाजिक या और कोई कमजोरी हो। हमारा इसका एक लेवल तय नहीं है कि हम केवल माइनॉरिटी के एससी के लिए, जो भी जरूरतमंद है एजुकेशन में आना चाहिए, उनके सबके लिए इक्वल है जी। वर्तमान समय में अपन देखते हैं कि मुस्लिम समाज है वो शिक्षा के प्रति रुझान बहुत कम रहता है। इसके क्या कारण है? क्योंकि आपने इस चीज को अंदर से देखा होगा, समझा होगा, क्योंकि आप लंबे समय से इस चीज के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं, 1978 या 79 में हमारे मोहल्ले में 2 लड़कों ने 10th पास की थी। लड़का तो नहीं कह सकता, मेरे बड़े भाई थे, और एक हमारे इसमें तहसील में चपरासी अलादीन का, उनके बेटे उमेद खान थे। उसके बाद 1994 में मैंने 10th पास किया। 10th पास किया तो मोहल्ले में ये हो गया, सिराज बहुत पढ़ गया, बहुत पढ़ा लिखा हो गया, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। 2 साल आवारा रहा, घूमा फिरा, फिर महसूस हुआ कि यार मेरे मामा जी झुंझुनू में उनका बिजनेस है, उनके पास गया, वहां जाके मुझे पता चला यार हमने बहुत बड़ी गलती की। मैंने सोचा जो मेरे साथ हुआ है वो किसी दूसरे के साथ नहीं हो। उसी दिन हमने सोच लिया कि यार एजुकेशन क्षेत्र में हमें काम करना है। मेन क्या, गाइड करने वाला नहीं था उस वक्त। अभी मैं मानता हूं धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है जी। तो जो ये सुधार की जो प्रक्रिया है, इसमें इतना समय क्यों लगा? इसका दोषी कौन रहा? ये सरकारें जो आती जाती रहीं वो इसकी दोषी रहीं, या फिर आप ही के समाज में कुछ लोग थे जिन्होंने पढ़ने के लिए रोका? क्योंकि अपन एक ऊंचे लेवल पे इन चीजों की बात करें तो ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि जो मौलाना है, जो बड़े मौलवी हैं, वो इन चीजों को रोकने का काम करते हैं कि ये लोग तालीम पा गए तो ये चीज पढ़ना शुरू कर देंगे। यही चीज हिंदू समाज में भी है, यही चीज मुस्लिम समाज में भी है
कि जो ऐसा कहते हैं लोग, ये मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है कि ये लोग पढ़ गए, SC ST पढ़ गई तो SC ST OBC वर्ग है जो पढ़ गया तो ये सवाल जवाब करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, और जब ये सवाल जवाब करेंगे तो इनके सवालों के जवाब नहीं होंगे। मैं आपको एक बात कहूं, कुरान शरीफ जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है उसमें पहला शब्द लफ्ज आया इकरा, इकरा पढ़ो, इकरा आप पढ़ो। और उस वक्त के जो हमारे उस वक्त के नबी थे उन्होंने कहा कि आपको पढ़ने के लिए चाइना भी जाना चाहिए, जाना पड़े तो जाओ, ये था। और उस वक्त आपको ध्यान होगा था तुर्की ने, जिसको बोलते ऑटोमन एम्पायर, उन्होंने एजुकेशन के दम पे 800 साल तीन उपमहाद्वीप में राज किया था। धीरे धीरे और वो गलत रास्ते पे एजुकेशन से पिछड़ गए, राज आप जानते हो कहा है जी। तो कुछ गलती जो वक्त की सरकार थी उनकी भी थी, कुछ गलती मौलानाओं की थी कि वो वक्त के साथ नहीं चले, लेकिन उससे ज्यादा मैं गलती हमारी मानता हूं, जो हमारा समाज उसकी मानता हूं कि वो जो कोई आगे बढ़ना चाहता है उसको आगे बढ़ने नहीं देते। और मैं आपको एक बात विशेष रूप से कह देता हूं इस चैनल के माध्यम से, आपका जो चैनल है इसके माध्यम से कह देता हूं, सुधार तो धीरे धीरे चला था 1991 से, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब से, लेकिन जो तेजी आई है वो आई है 2014 बाद। उसको मैं दूसरे नजरिए से लेता हूं। हालांकि मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, मैं बीजेपी समर्थक नहीं हूं, मैं बीजेपी की विचारधारा का आलोचक हूं, लेकिन ये जो समाज में तेजी आई एजुकेशन में, इसका मैं श्रेय मोदी जी को देता हूं। वो इसलिए देता हूं कि वो अगर ऐसे कानून न बनाते और कुछ ऐसे केस नहीं होते जिससे मुसलमान अपने आप को पिछड़ा हुआ असहाय महसूस करने लगा, तो मुसलमानों को पता चला कि अगर हमें सिस्टम में रहना, इज्जत के साथ जीना है तो एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, आपके चैनल से सबको बताना चाहता हूं कि उसका असर दिख रहा है। आज आप IAS RAS कोई भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम देंगे, आपको टॉप 10 में एक मुसलमान जरूर मिलेगा जी। ये चीज है। 3 दिन पहले RAS के एग्जाम हुए, फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें एक शायद रूबी भाटी है, उसने 12वीं रैंक हासिल की है। तो मैं समझता हूं ये समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है जी। आपने कहा कि 2014 के बाद में मोदी जी का मैं समर्थक नहीं हूं, मोदी जी के आने के बाद में ये काम हुआ शिक्षा से, तो आप इसका श्रेय सोशल मीडिया को नहीं देंगे? क्योंकि हमने देखा है कि 2014 के बाद में मोबाइल का चलन हुआ, मोबाइल का चलन होने के बाद में लोगों को वो चीजें मिलना शुरू हुई जो चीजें वो देखते तो उनसे कुछ जानकारियां मिलती और उन जानकारियों के साथ वो जुड़ करके और आगे बढ़ते। जैसे कि आज अपन बात करें कि आज एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को मोबाइल चलाना आता है, मोबाइल की इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन उसको ना लिखना आता है ना बोलना आता है, लेकिन उसको मोबाइल में चलने वाली जो इंग्लिश है वो आसानी से समझता है। तो इसका श्रेय आप मोदी जी को देना चाहते हैं या सोशल मीडिया को देना चाहते हैं? देखिए, श्रेय में कुछ श्रेय इनका मोदी जी का भी, सोशल मीडिया को इतना नहीं मिलता जितना होना चाहिए। जब तक हम जमीनी स्तर पे काम नहीं करेंगे, फील्ड में काम नहीं करेंगे, लोगों से रूबरू राब्ता नहीं करेंगे, तब तक केवल सोशल मीडिया से कुछ नहीं होने वाला। सोशल मीडिया से आप अपना, मैं आपको बता दूं, अभी तो जैसे मेरे जहां तक ध्यान है 2010 या 12 में व्हाट्सएप ये फेसबुक चले थे, उससे पहले मैसेज होते थे और मैं अपनी समाज को जगाने के लिए डेली 500 मैसेज, टेक्स्ट मैसेज करता था, डेली टेक्स्ट मैसेज करता, और कोई दिन भूल से नहीं करता, उस दिन फोन आते कि यार आज आपने मैसेज नहीं किया। कुछ लोग मेरे पर्सन ऐसे भी थे, जिनमें एक प्यारेलाल मेघवाल है जो पजेन में पार्षद है, उन्होंने 2 बार मुझे कॉल, कांग्रेस में जी अभी पद मिला है, वो मेरे 20 साल से मेरे दोस्त है। उन्होंने कहा यार आपने मैसेज नहीं किया, और मेरा उनके पास कोई एक पढ़ा लिखा बंदा बैठा, मैंने उनसे कहा कि यार देखो हमारे सिराज भाई ये मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने ये लिखते, तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि उस दिन मैसेज नहीं आओ। उसी वक्त मैंने मैसेज किया, उन्होंने कहा यार आप ऐसे लगे रहे। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, हमारे सूर्य प्रकाश शर्मा जी थे, बगड़ियावाल निकेतन के मॉन्टेसरी के प्रधानाध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि सिराज जी आप तो यूं चलते रहे, एक बंदा भी काबिल बन गया तो मैं समझता हूं आपका जीवन सफल हो जाए। जी, वर्तमान समय में अपन देखें तो आपके समाज में कुरीतियां खूब है,
उन कुरीतियों के बारे में आप बोलना चाहें, जैसे वो कुरीतियां क्या क्या हैं और जो एकदम से आप उनको मिटाना भी चाहते हैं ऐसी। देखिए, हमारा देश एक महान देश है, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, खूब सी मान्यता है, परंपरा है, और यहां तक कहते हैं कि हमारे हर 9 कोस बाद में भाषा बदल जाती है। और मैं आपको लक्ष्मण एग्जाम्पल देता हूं कि अपने लक्ष्मण में आप जैसे सदाबहार मोहल्ले में जाइए, वहां अलग भाषा, और साहित्य को मोहल्ले में अलग भाषा। कुरीतियां कई तरह की है, उनमें वो तो लगभग सभी धर्मों में थी, हिंदुओं में भी थी, मुसलमानों में भी है, और में भी है, लेकिन मैं समझता हूं वक्त के साथ साथ वो खत्म हो रही है। अब एक कुरीति की बात बताता हूं, जिसको आप बोलते हैं 12वां, हम बोलते हैं 40सा। हमारे समाज ने, क्याम खानी समाज से मैं बिलोंग करता हूं, और विशेष मेरे परिवार ने 1996 में उसको बंद कर दिया कि न हम मृत्यु भोज करेंगे, न खाएंगे, न वो क्या बोलते अपने जैसे जाएंगे, हाँ वो भी नहीं करेंगे। अपने एक दस्तूर होता था कि भाई उसको वो देते, पैसे नगद देते थे, सलाम मान लीजिए आप, वो भी हमने बंद कर दिया। तो कुरीतियां धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे, पढ़ रहे, तालीम ले रहे, धीरे धीरे खत्म हो रही। उसमें विशेष योगदान रहता है औरतों का जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप रघुनाथ बालिका देख लीजिए, रघुनाथ बालिका में मैंने एक समय में 25 एडमिशन एक साथ करवाए थे। तो वहां की प्रिंसिपल थी गायत्री पौरेवाल जी, उन्होंने कहा कि सर सिराज जी आपकी बेटी कौन सी इनमें? बोले इसमें मेरी कोई बेटी नहीं है जी। तो फिर आप हर तीसरे चौथे दिन आते हैं, इसका कारण मैडम कि मैं सफर करता हूं, सफर करने में हमारी लड़कियां 4-4-5 हजार के सूट पहनती है, तो 10-12 हजार मोबाइल रखती है, फिर वो कहती है यार किसी से भाई आप बस कटा जासी, मुझे शर्म आती है जी। मैं इसको बदलना चाहता हूं। तो आज आप देखें, रघुनाथ बालिका देख लीजिए, तो भी कॉलेज देख लीजिए, सावित्री कन्या पाठशाला देखें, आपको एक बड़ी लाइन मिलेगी बच्चे की, वो अल्पसंख्यक की समाज से। ये अपने बुजुर्गों ने भी एक बात कही है कि एक लड़का पढ़ेगा तो एक घर सुधरेगा, और यदि एक लड़की पढ़ेगी तो वो 2 घरों को सुधारेगी, खानदान को सुधारेगी जी। अपन बात करते हैं वर्तमान समय में आपने जो अमन वेलफेयर सोसाइटी चालू कर रखी है जिसमें आप काम करते हैं, तो अमन वेलफेयर सोसाइटी जो है उसमें आप किस तरह के काम करते हैं और आगे आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं, उसके थ्रू कि क्या क्या आप करना चाहते हैं समाज सेवा के रूप में? मैंने आपसे पहले भी, हमारा पहला ध्येय है कि सबके चेहरे पे मुस्कान हो, इंसानियत फर्स्ट, अव्वल इंसानियत। उसके बाद हमारा लक्ष्मण शहर का या तहसील का हर बंदा बंदी एजुकेटेड हो, उनमें किसी तरह की दिक्कत हो तो उसमें हम जितना सहयोग है वो कर सकते हैं। दूसरी बात है इंसानियत की। मैं आपको बताऊं, इंसानियत पहले कोरोना काल में, हालांकि सबने अपने मिस्त्र पे काम किया है, मैं सबको पूरा सम्मान देता हूं, लेकिन सबसे अच्छा काम किया कोलकाता नागरिक परिषद, उसके बाद जो भी स्वयं संस्था थे उन्होंने किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमने बराबर 4 महीने तक जितने जरूरतमंद थे सबको राशन पहुंचाया। और जहां तक है मेरा ध्यान है 1650 किट हमने, जिसमें एक किट में 7 दिन का खाना होता था, 1650 किट हमने पहुंचाए। दूसरा आता है स्वास्थ्य। जयपुर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है शंकराई हॉस्पिटल जी, हमने 6 कैंप लगाए लगातार, 489 ऑपरेशन मोतियाबिंद के फ्री करवाए, जिसमें यहां से भेजना लाना ले जाना, 3 दिन बाद में चेक करना, चश्मा दवाई सब फ्री थी, वो हमने कराया। आगे हमारा प्लान ये है कि वो ये पहला इंसानियत, जब इंसानियत का जब कोई मसला हो तो अमन वेलफेयर सोसाइटी अपनी पूरे दमखम और टीम के साथ खड़ी है। एजुकेशन का मसला हो, वही मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं, चाहे वो किसी कम्युनिटी से आए, लेकिन विशेष फोकस हमारा माइनॉरिटी और SC/ST जी, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे जी। आपने ब्लड डोनेशन कैंप भी किए होंगे जी, आप ब्लड डोनेशन कैंप को कितना सही मानते हो? क्योंकि एक ब्लड डोनेशन का एक ऐसा सिस्टम आप क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे हो कि लोगों को जब जरूरत हो तब उनके लिए तुरंत ब्लड पहुंचाया जाए, ना कि किसी ब्लड बैंक को वो ब्लड दिया जाए? हमने 2018 में 1 जनवरी को पहला लक्ष्मण ब्लड कैंप आयोजित किया था। वो क्यों किया वो भी मैं आपको बताता हूं। मेरी भाभी का ऑपरेशन हुआ 2002 में टोंगे हॉस्पिटल जयपुर में, तो हमने 9 रिश्तेदारों को कॉल किया, 9 में से 1 रिश्तेदार ब्लड देने पहुंचा, और दोस्तों को कॉल किया 8 को, वो 8 के 8 पहुंच गए।
हमारे जो समाज है जो उसमें सब आ जाते हैं, उसमें कुछ भ्रांतियां के खून देने से ये रोग हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लेकिन वो मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा थी जी। तो हम उसको मिटाना चाहते थे। उसके लिए हमने ब्लड कैंप किया और आप यकीन नहीं करोगे 2018 तक हमारा जो कैंप है हाईएस्ट रहा 321 या 319 यूनिट उसमें किट हुए। दुर्लभ जी की टीम ही उनको कहना पड़ा कि हमारे पास अभी व्यवस्था नहीं है जी। उसके बाद हमने शहीद फूल मोहम्मद जी खीरवा वहां किया, वो भी शानदार हो, फिर कुरबुरा में किया, फिर हर साल हमें ब्लड कैंप करते हैं। ये तो हो गया कैंप का। लेकिन अब जो 2-4 सालों में जो नया सिलसिला चला है, हमने भी सोशल मीडिया में देखा है, न्यूज़पेपर्स में देखा है कि कुछ इसको यूपी में बेच रहे हैं, उससे हमारा मन भी आहत हुआ जी। तो हमने एक नया सिस्टम किया कि जो जरूरतमंद है उनको ऑन कॉल और भेजा जाए, ब्लड की व्यवस्था किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से एक बात बता रहा हूं, तौफीक दहलीम है सीकर के और वर्तमान में वो पार्षद है, लेकिन मैं समझता हूं ब्लड के लिए उन्होंने जितनी मेहनत की है, जो कामयाबी हासिल की है, वो मेरे ब्लड के क्षेत्र में रोल मॉडल है जी। बहुत शानदार काम किया। तो दूसरी बात के भाई जरूरतमंद को ब्लड मिले वो, लेकिन अभी क्या है थैलेसीमिया एक रोग है। दुर्लभ जी में थैलेसीमिया पेशेंट रहते हैं। हमारे एक साथी है वर्तमान में अध्यक्ष है सदीप पवार साहब, उनकी जानकारी है भाटी जी से। भाटी जी ने कहा उनको कि हमारा कैंप लगा लीजिए, लेकिन हम थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड देंगे, आपको वापस नहीं देंगे। तो हमें वो आइडिया उनको पसंद आया जी। क्यों, न तो वो बेचने वाला मामला था, न बदले में ब्लड ले रहे थे। तो हमने 2 कैंप उनके 3 कैंप लगवा चुके जी। 2 महीने पहले भी हमने कैंप लगवाया था, 1 साल पहले भी लगाया था और 1.5 साल पहले भी लगाया। हमारी यही है कि ऐसी संस्था को दे जो हमें ब्लड वापस न मिले और जरूरतमंद को पहुंचे जी, और बेचाना जाए। जी। अपन बात करें समाज सेवा की, तो समाज सेवा के बारे में एक बात कही जाती है कि समाज सेवा का जो रास्ता होता है उसकी मंजिल राजनीति होती है। तो आप कब राजनीति में पदार्पण करने वाले हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, आज तो राजनीति में कहना नहीं चाहता, राजनीति स्तर है ना वो गिर गया है, डाउन हो गया है, व्यक्तिगत आक्षेप लगने लग गए हैं, मतलब साफ सुथरा बंदा उसमें भी दाग लगने लगे। 2005 में मेरे चाचा जी के बेटे थे अनवर भाई, वो निर्दलीय थे, चुनाव लड़ा। उस वक्त मोहल्ले वालों ने कहा कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते तो आपको निर्विरोध जिता देते हैं। मैंने उसी दिन कहा था कि मैं न कभी राजनीति में आया हूं न कभी आऊंगा, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय। हाँ, ये जरूर चाहता हूं कि जो राजनीति में आए वो पहला लक्ष्य बनाए अपना समाज, देश, पहले देश फिर समाज और फिर इंसानियत, उसमें मेहनत करें। मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। जी। अब हम बात करें राजनीतिक विचारधारा की, तो आपकी राजनीतिक विचारधारा किस पार्टी से जुड़ती है? देखिए, साफ सुथरी बात है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मुझे घुमा फिराने की आदत नहीं है जी। मैं विचारधारा कांग्रेस का समर्थक हूं। जी। तो कांग्रेस पार्टी में आप जुड़े हुए हैं, तो वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा आपके क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहा है, उसके समर्थन में और उसके विपक्ष में कुछ बात? देखिए, आप ये नहीं कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए, मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, कांग्रेस का विचारधारा समर्थक हूं, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं, पहले देख के लिए कर देता हूं। और आप जानते हैं आजकल सारी पब्लिक पढ़ी लिखी है, सब जानती है कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन काम कर रहा है, और काम आपके सामने है। वर्तमान समय में अपन सुभाष जी महरिया की राजनीति को देखें तो आपने भी देखा होगा, कभी लंबी छलांग बीजेपी की ओर, कभी लंबी छलांग कांग्रेस की ओर, कभी उनके परिवार के लोग जेजेपी पार्टी को हरियाणा से लाकर राजस्थान में खड़ा कर देते हैं। तो उसके बारे में आपकी कोई राय विशेष राय है? देखिए, जो राजनीति करते हैं ना, उन्हें तो स्थायी दोस्त होते हैं ना स्थायी दुश्मन होते हैं। और मैं समझता हूं, ये मेरे निजी विचार है कि आदमी को, इंसान को अपनी विचारधारा एक साफ क्लियर रखनी चाहिए। अगर महरिया जी पहले बीजेपी में रहे, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में चले गए, तो मेरा ये मानना है लोगों का उनके प्रति विश्वास कम होता है। अब यहाँ महरिया जी बीजेपी को जिता रहे हैं, उनका भाई फतेहपुर में बीजेपी को हरा रहा है, और उनके बेटे वो जेजेपी का प्रचार कर रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष बने हुए। तो मैं समझता हूं एक आम आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है कि यार अब क्या करें। जी, बिल्कुल।
अपन वर्तमान समय के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में अपन बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आप एक समाजसेवी व्यक्ति हैं। आपने कहा कि आप कांग्रेस को वोट करेंगे और अपने पक्ष के लोगों के, अपने जानकार लोगों को कांग्रेस में वोट करने के लिए प्रेरित करेंगे, राइट? मैंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस का पक्ष में अपने लोगों को कहूंगा कि कांग्रेस को वोट दो आप जी। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा मैं कांग्रेस का विचारधारा का समर्थक हूं, कांग्रेस को मैं वोट दूंगा खुल के। लेकिन आज मेरे कहने से वोट प्रभावित नहीं होता जी। वोट प्रभावित होता है कि आज सब जान गए कि किसने काम किया है और कौन काम कर सकता है जी। ये सबको पता है जी बिल्कुल। आप युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहें? मैं युवाओं के लिए कहता हूं, पहली बात तो है कि आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ के और मतदान करें। पहला तो आपका है। दूसरा, आप साफ सभी का व्यक्ति चुने, काबिल चुने, जो आपके सपनों को पंख लगा सके। सपने वो नहीं जो हम देख रहे हैं, सोते हुए देख रहे हैं, सपने ऐसे जो हमें सोने न दे। जैसे कलाम साहब ने कहा था, सपने वो जो हमें सोने न दे। जैसे हमें एजुकेशन के लिए लक्ष्य में क्या क्या और करना चाहिए, स्वास्थ्य में क्या क्या करना चाहिए, और अपने समाज हित में क्या क्या करना चाहिए। लेकिन पहले देश, इंसानियत, बाद में समाज, ये ध्यान रखें। लेकिन वोट ज्यादा से ज्यादा करें। आप हमारे चैनल के बारे में कुछ बोल दीजिए, ताकि आपके समर्थक, आपके अमन वेलफेयर सोसाइटी के लोग हमारे साथ जुड़े और हमारी इस मुहिम में अपना सहयोग करें। मैं आप सबको, आपके चैनल से जो मुझे देखने वाले, जानने वाले, सुनने वाले, उनको विनम्र आग्रह करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, देखें। ये बहुत शानदार शख्सियत है और बहुत अच्छे जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े, उनको लाते हैं, उनको सुने। आप जब तक चैनल देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, आपका भी जो दिमागी प्रोग्रेस है वो नहीं होगा। तो मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, इसको चैनल को सब देखें, सब्सक्राइब करें। द बम्बार्ड की पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और आपको हमेशा यूं ही समाज हित में एक लड़ाई लड़ते हुए देखना चाहती है। यही ईश्वर से कामना है कि आप जो लक्ष्य लेकर चले हैं वो लक्ष्य आप हासिल करें और समाज में परिवर्तन आपके नाम से पहचाना जाए। जैसे महात्मा गांधी का नाम बना, जैसे नेल्सन मंडेला का नाम बना, उसी तरह आपका भी एक नाम बने। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी आपकी टीम का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे द बम्बार्ड। आज हमारे साथ थे जनाब सिराज खान चौहान साहब। इन्होंने समाज सेवा में बहुत अच्छे काम किए हैं। इनके बारे में आपकी कोई राय है तो हमें बताइए। ऐसी ही और शख्सियतों से मिलने के लिए हम आपके लिए लाते रहेंगे द बम्बार्ड के ऊपर ऐसे ही बड़ी शख्सियतों को। आप हमारे चैनल को देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। अब यहां तक आए हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा सहयोग करता है और हमारे हौसलों में एक नई उड़ान भर देता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य कड़ी में, साक्षात्कार की अन्य कड़ी में आपके साथ। आज के लिए धन्यवाद।